हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद बंसल एकेडमी में। आज की क्लास में हम भारतीय राजनीति और संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसका नाम है परिसीमन आयोग। क्या आप जानते हैं इसे क्यों बनाया? मान लीजिए हमारे देश के एक चुनाव क्षेत्र में 5 लाख लोग रहते हैं और दूसरे क्षेत्र में 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन दोनों क्षेत्रों से एक एक नेता को ही चुना जाता है। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का नियम कहता है वन वोट वन वैल्यू। और इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए गठन किया गया परिसीमन आयोग का। तो समझते हैं क्या होता है इसका अर्थ। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो देश की जनसंख्या में बदलाव के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की भौगोलिक सीमाओं को फिर से तय करना ही परिसीमन है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, परिसीमन का अर्थ है किसी देश या राज्य में विधायी निकायों, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को हालिया जनगणना के आधार पर पुनः तय करना। यह प्रक्रिया जनसंख्या की जनसांख्यिकीय बदलावों के अनुसार राजनीतिक क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करती है। अगर समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया वन वोट वन वैल्यू, इसका प्राथमिक उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन में एक नागरिक एक मत एक मूल्य के अधिकार को सुरक्षित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात लगभग समान हो, जिससे सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व का बराबर अवसर मिले। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ आर्टिकल्स। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 82, आर्टिकल 82। इस अनुच्छेद के तहत संसद प्रत्येक जनगणना की पूरा होने पर एक परिसीमन अधिनियम बनाती है और उसके बाद राष्ट्रपति स्वतंत्र परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। मतलब जैसे ही जनगणना पूरी होती है, संसद के द्वारा एक परिसीमन अधिनियम बनाया जाता है और परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 170 प्रत्येक राज्य को जनसंख्या परिवर्तनों के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्गठन करने की रूपरेखा तैयार करता है। बात करेंगे आर्टिकल 330 और 332। यह आयोग लोकसभा राज्य विधानसभाओं को हालिया जनगणना के आधार पर एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने का अधिकार देता है ना। तो यानी कि एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित सीटों की सीमाएं उन्हें आयोग तय करता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इन आर्टिकल्स को। अब बात करते हैं कि इस आयोग में कौन कौन से सदस्य होते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब अध्यक्ष को प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज होते हैं। पदेन सदस्य, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त होते हैं। और स्थानीय सदस्य, जो कि संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये इस आयोग में सदस्य होते हैं। अभी तक हमारे देश में परिसीमन 4 बार लगाया है। परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है। सबसे पहले किया गया 1952 में। 1951 की पहली स्वतंत्र जनगणना के बाद गठित हुआ था। उस समय लोकसभा सीटों को 489 से बढ़ाकर 494 कर दिया गया था। दूसरे परिसीमन आयोग का गठन हुआ 1963 में 1961 की जनगणना के आधार पर। उस समय लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 522 कर दिया गया था। तीसरे बार आयोग का गठन हुआ 1973 में 1971 की जनगणना के आधार पर। इसके बाद सीटों की संख्या को 543 में फ्रीज कर दिया गया था। अभी तक हमारा अब अंतिम बार गठन हुआ था 2002 में। चौथी परिसीमन आयोग का गठन 2001 की जनगणना के आधार पर जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में। उस समय केवल सीमाओं का पुनर्गठन हुआ था, सीटें वही रही थी, 543 सीटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। 84वें संवैधानिक संशोधन, जो कि 2001 में हुआ था, के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। यानी कि 2001 में
जो 543 सीट थी उन्हें 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि 2026 तक उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और जब 2026 की जनगणना होगी, जो नए आंकड़े आएंगे उस आधार पर सीटों का वास्तविक पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन हमारे सामने इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती आती है उत्तर बनाम दक्षिण का असंतुलन। हमारे कुछ दक्षिण के राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर काफी काम किया। उन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया। अब उन्हें ये डर है कि क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण तो जनसंख्या के आधार पर होता है और उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम किया हुआ है, तो उन्हें तो अब सीटें कम मिलेंगी। और इसके विपरीत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो उत्तर भारतीय राज्य हैं उन्हें अधिक सीट मिल जाएंगी, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। दूसरी मुख्य चुनौती इसके सामने आती है वह संघीय ढांचे एवं विकास पर प्रभाव से बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक मानकों को प्राप्त करने वाले राज्यों को उनके राजनीतिक महत्व में कमी करके दंडित किया जा सकता है। यह स्थिति सरकारी संघवाद की भावना को कमजोर करती है और राज्यों के बीच अविश्वास पैदा कर सकती है। तो इनके समाधान भी तो कुछ होंगे, तो देखते हैं समाधान। तो सबसे पहला हमारा समाधान है विकास सूचकांकों को शामिल करना। मतलब हमें सिर्फ जनसंख्या को ही वेटेज नहीं देना चाहिए सीटों के निर्धारण के लिए, बल्कि राज्य द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, राज्य में जितनी साक्षरता है और जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हैं, उनको भी हमें वेटेज देना चाहिए। सदन की शक्तियों का संतुलन। यदि लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के मॉडल को और मजबूत किया जा सकता है, ताकि छोटे या कम आबादी वाले प्रगतिशील राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। अब आता है राजनीतिक सर्वसम्मति का निर्माण। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच वित्तीय हस्तांतरण और राजनीतिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने हेतु सर्वदलीय लोकतांत्रिक आम सहमति अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या आपको पता है कि परिसीमन आयोग के जो भी आदेश होती हैं उन्हें न तो अमेंड किया जा सकता है, न तो संशोधित किया जा सकता है, और न ही उन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून का दर्जा प्राप्त होता है। तो आप इस पॉइंट को विशेषकर याद रखेंगे कि परिसीमन आयोग के आदेशों को अमेंड भी नहीं किया जा सकता है और अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता है कि परिसीमन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश के हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर हो और लोकतंत्र मजबूत बना रहे। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही आगे आने वाली और क्लासेस के लिए जुड़े रहें टारगेट विद बंसल अकेडमी के साथ। धन्यवाद।